स्वागत है आप लोग का परीक्षावाड़ी चैनल पे। हम लोगों ने कल की क्लास में साधारण विधेयक को पढ़ा था और उसकी पूरी प्रक्रिया को पढ़ा था कि वो लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा पास होकर किस प्रकार से राष्ट्रपति के यहाँ जाके वो एक अधिनियम बन जाता है। राष्ट्रपति जब उसको हस्ताक्षरित कर देता है। आज हम लोग पढ़ेंगे धन विधेयक और वित्त विधेयक के बारे में। ठीक, तो सबसे पहले जान लेते हैं कि इसका अनुच्छेद कौन सा है। तो धन विधेयक जो होता है वो आर्टिकल 110 में दिया गया है और धन विधेयक के पारित होने की जो प्रक्रिया है उसको, इस प्रक्रिया को आर्टिकल 109 में दिया गया है। और जो वित्त विधेयक है वित्त विधेयक वो आर्टिकल 117 में दिया गया है। ये फैक्चुअल चीज है, ये इसी प्रकार से प्रश्न सीधे यूपीएससी के पेपर में उठा रहा है या छोटे एग्जामों में सीधे फैक्चुअल चीज पूछ सकता है ये, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल है। ये तो एकदम रट लीजिएगा इसको, आर्टिकल 110 को। तो एक बार इसके बारे में समझ लेते हैं। देखिए, ये होता है वित्त विधेयक। वित्त विधेयक में क्या होता है कि जितने भी राजस्व है, आय है और व्यय है, यदि उस कोई धन से संबंधित है कोई भी चीज, तो वो वित्त में शामिल हो जाता है। तो इस प्रकार का विधेयक वित्त विधेयक कहलाता है। इसका उल्लेख आर्टिकल 117(1) और 117(3) में दिया गया है। ठीक, तो इसके जो प्रकार हैं, एक होता है धन विधेयक, एक होता है वित्त विधेयक। इसका भी वित्त विधेयक 1, वित्त विधेयक 2, 1 और वित्त विधेयक 2। ये 117(1), 117(3) में इसका जिक्र दिया गया है। तो देखिए, इसमें क्या होता है कि धन विधेयक कौन है, वित्त विधेयक कौन है, इस दोनों में अंतर क्या होता है। तो जो आर्टिकल 110 में कुछ चीजों को दे दिया गया है कि ये चीज धन विधेयक रहेंगी, इसमें कुछ लोकसभा को अलग से शक्तियां प्रदान की गई हैं। तो ये आर्टिकल 110 में है। इसको छोड़ के ये सभी विधेयक जो होते हैं वो वित्त विधेयक होते हैं। कुछ इसमें शामिल होते हैं, कुछ इसमें शामिल होते हैं। तो यानी कि सभी जो वित्त विधेयक होते हैं वो धन विधेयक नहीं होते हैं, लेकिन जो सभी धन विधेयक होते हैं वो वित्त विधेयक होते हैं। ठीक, इतना अंतर समझ गए। एक बार फिर से मैं इसको समझा दे रहा हूं कि ये जितना भी धन विधेयक है भाई, वित्त विधेयक का तो एक पूरी बड़ी विस्तृत घर हो गया, ये एक पूरा मकान है वित्त विधेयक। और इस वित्त विधेयक में एक धन विधेयक, एक कमरा है, एक ये कमरा है, एक ये कमरा है। तो कोई भी पूछेगा कि ये कमरा किस में शामिल है, तो इस मकान में शामिल है। तो एक रीजनिंग पढ़े ना आप लोग, उस रीजनिंग में आता है जो क्या बोला जाता है, नाम नहीं याद आ रहा है रीजनिंग का, उसमें जो सभी बिल्ली आम है, सभी आम बिल्ली हैं, उसी प्रकार से इसको समझ लेंगे। तो ये धन विधेयक जो होता है वो वित्त विधेयक भी होता है, लेकिन सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होता, क्योंकि इतना ये अलग भी मकान का अन्य हिस्सा है, आंगन है, ये है, पूरा अलग अलग चीजें हैं इसमें, लेकिन ये जो घर है वो इसी मकान में है। तो इस प्रकार से सभी धन विधेयक वित्त विधेयक होते हैं, लेकिन सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होते हैं। तो इसके धन विधेयक के कुछ प्रारूपों को देख लेते हैं कि कौन कौन चीज धन विधेयक में शामिल होता है। आर्टिकल 110 क्या है, धन विधेयक। एक एक करके हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या चीजें धन विधेयक में शामिल होती हैं। आर्टिकल 110 में दिया गया है कि जो चीज आर्टिकल 110 में दिया गया है वही धन विधेयक है। तो इसका पहला है कि किसी कर का अधिरोपण, उत्साधन, परिहार और परिवर्तन या विनियम। क्या है इसमें, किसी कर का अधिरोपण,
परिहार या परिवर्तन। इस शब्दों का अर्थ समझ ही रहे होंगे। परिहार मतलब ये जो वंश है वो उससे तात्पर्य नहीं है। परिहार का मतलब कि उसको कम कर देना, ठीक। तो कोई कर है उसको परिहार कर सकता है, या उसमें परिवर्तित कर सकता है, या उसका उत्साधन कर सकता है, या अधिरोपण कर सकता है। तो ये चीजें धन विधेयक में शामिल होती हैं। दूसरी चीज है, अभी इसके प्रक्रिया के बारे में हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं, अभी देख रहे हैं कि कौन कौन चीजें धन विधेयक में आर्टिकल 110 के अनुसार शामिल हैं। तो दूसरा है इसका कि केंद्रीय सरकार द्वारा उधार लिए गए धन का विनियम। केंद्रीय सरकार द्वारा उधार लिए गए धन का विनियम। विनियम मतलब कि उसको लागू करना, प्रवर्तित करना। तीसरा है भारत की संचित निधि या आकस्मिक निधि की अभिरक्षा किसी ऐसे निधि में जमा करना या उनमें धन निकालना। अभिरक्षा में धन को जमा करना या निकालना। तीसरा हो गया। चौथा इसका है कि भारत की संचित निधि से धन का विनियोग। क्या भारत की जो का विनियोग, जो भारत की संचित निधि है उससे धन का कहीं निकाल के कहीं पे विनियोग करना, यानी उस धन को लगाना। आकस्मिक निधि का उल्लेख आर्टिकल 267 में दिया गया और संचित निधि का उल्लेख आर्टिकल 266 में दिया गया है। तो उसके बारे में जब केंद्र राज्य संबंध पढ़ेंगे तो उसी के अंतर्गत ये सारी चीजें शामिल होंगी, तो उसमें और अच्छे से इसमें पढ़ेंगे। अभी हम लोग को ये सब चीजें समझते चलना है कि भारत में एक संचित निधि भी होती है, एक आकस्मिक निधि भी होती है। फिर पांचवा है कि जो भारत की संचित निधि है उस पे कोई भारित व्यय की उद्घोषणा या पुराने में ही वृद्धि, जो पुराना पहले से ही भारित व्यय है उस पे पुराना में से कुछ वृद्धि कर दिया जाए, तो ये चीजें भी धन विधेयक में आ जाएगा। संचित निधि एक निधि होती है जिसमें जो रेगुलर जो पेमेंट है उसके द्वारा दी जाती है इसी निधि से, क्योंकि इसमें जो कंटिन्यूटी वाला पेमेंट है कि उसको देना ही देना है, तो ये सब चीजें यहीं से दी जाती है। मैं जगह जगह बताता चलता हूँ कि ये संसद द्वारा रेगुलेट होती है, और ये जैसे लोकसभा अध्यक्ष को जितने भी पदाधिकारी हैं उनको वेतन वगैरह यहीं से दिया जाता है। आकस्मिक निधि में क्या होता है कि जो आकस्मिक परिस्थिति पड़ती है या संकट की परिस्थिति पड़ती है, उस स्थिति में आकस्मिक निधि से धन का विनियोग निकाला जाता है। तो उसमें किसी अन्य मद को भी शामिल कर दिया जाए। इसमें कह रहा है कि उसमें किसी अन्य मद को, नया मद को शामिल कर दिया जाए कि इसका व्यय भी संचित निधि से किया जाएगा, या पहले से ही भी जो व्यय है उसी को वृद्धि कर दिया जाए। तो ये सब धन विधेयक में आएगा। जो भारत की संचित निधि या लोक लेखे में से किसी प्रकार के धन की प्राप्ति या अभिरक्षा या इनसे व्यय या इनका केंद्र या राज्य निधियों का लेखा परीक्षण। क्या कर रहा है इसमें कि भारत की संचित निधि या लोक लेखों में किसी प्रकार का धन की प्राप्ति या अभिरक्षा। क्या धन की प्राप्ति या अभिरक्षा
या इनके व्यय में केंद्र राज्य की निधियों का लेखा परीक्षण। केंद्र राज्य निधियों का लेखा परीक्षण ऊपर लिख दे रहा हूं। एक बार इसको फिर से समझ लेते हैं। जो भारत की संचित निधि या लोक लेखाओं में से किसी प्रकार का धन की प्राप्ति होती है या उसकी अभिरक्षा या उसके व्यय या केंद्र राज्य के निधियों का लेखा परीक्षण कराना हो, तो ऐसी परिस्थिति भी धन विधेयक के अंतर्गत आर्टिकल 110 के अंतर्गत आएगी। और 7वां में दिया गया है कि उपरोक्त विनिर्दिष्ट किसी विषय का आनुषंगिक कोई भाग, यानी जितना भी मैं 6 बताया हूं उसमें से कोई मिलता जुलता या उससे संबंधित कोई अन्य भाग पढ़े थे हम लोगों ने कि आर्टिकल 21 जो होता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, वो केवल प्राण तक ही सीमित नहीं है, उसमें गरिमा में जीवन भी होना चाहिए। पूरा जो दैहिक स्वतंत्रता है पूरा उसका विस्तृत रूप से हम लोगों ने पढ़ाई किया था। तो उसी प्रकार से इसमें भी है कि इससे संबंधित कोई अन्य चीज होती है तो ये चीज भी धन विधेयक में शामिल हो जाएंगी। अब इसकी प्रक्रिया के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि किस प्रक्रिया से ये पास होता है। तो देखिए आराम से क्रमशः ध्यान लगा के समझते चलिएगा। मैं शुरुआत कर रहा हूं, इसकी प्रक्रिया को बता रहा हूं। ये आर्टिकल 109 में दिया गया है। किसमें? आर्टिकल 109 में। तो सबसे पहले कोई विधेयक धन विधेयक है कि नहीं ये तय कौन करेगा? ये मैं आप लोग को पहले भी बता चुका हूं, अब भी बता रहा हूं कि ये तय लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। उसका निर्णय इसमें अंतिम होता है। तो कोई विधेयक धन विधेयक है कि नहीं, इस पे अध्यक्ष जो होता है लोकसभा का स्पीकर, ठीक, तो अध्यक्ष उसको प्रमाणित करेगा। फिर वो विधेयक जो होता है धन विधेयक वो राष्ट्रपति के पास सिफारिश के लिए जाता है और राष्ट्रपति के सिफारिश के बाद संसद के लोकसभा में पेश किया जा सकता है। यह विधेयक जो है केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है। किसके सिफारिश से? तो राष्ट्रपति के सिफारिश से। राष्ट्रपति को पढ़े तभी भी हम लोगों ने देखा था कि राष्ट्रपति की जो धन विधेयक होता है उसमें राष्ट्रपति की सिफारिश पहले होती है। एक और चीज है, यदि किसी नए राज्य का गठन करना है या परिवर्तन करना है उसकी सीमा में, तो ये सब विधेयक भी राष्ट्रपति के सिफारिश के बाद ही संसद में पेश होती है। तो राष्ट्रपति के सिफारिश अध्यक्ष द्वारा प्रमाणित होगा, राष्ट्रपति के पास जाएगा, राष्ट्रपति सिफारिश करेगा, लोकसभा में आएगा। लोकसभा में साधारण बहुमत से पास करना है। यदि सरकार जो होती है वो पास करा ही ले जाएगी, क्योंकि राष्ट्रपति सिफारिश जो है अपना वो मंत्रिपरिषद के सलाह पे ही देता है। तो राष्ट्रपति भेजता है लोकसभा में, लोकसभा में इसको पास ही हो जाता है लगभग। फिर लोकसभा में जब पास हो जाता है ये, तो राज्यसभा में ये सिफारिश के लिए जाता है। राज्यसभा में सिफारिश के लिए जाता है तो राज्यसभा को 14 दिन के अंदर इसकी सिफारिश को जो लोकसभा में पास हुआ है उसकी सिफारिश में कुछ संशोधन भी कर सकती है, जो उसमें विधेयक में प्रावधान है उसमें संशोधन भी कर सकती है, या जैसे है वैसे भेज देती है। तो इसको 14 दिन के अंदर लोकसभा में भेज देना होता है। किस प्रकार के विधेयक को? तो जो ये भेजा है पास करके, या तो उसमें संशोधित करके या उसी प्रारूप में लोकसभा को भेज देती है। और लोकसभा क्या करता है कि इसके संशोधन को या तो स्वीकार कर लेगा तो दोनों सदनों से पारित माना जाएगा। यदि जो संशोधन ये भेजा है कि नहीं इसमें थोड़ा सा ये बारीकी, ये चीजें छूट गई हैं आपसे, इसमें ये संशोधन कर हो जाएगा, तो संशोधन को स्वीकार करती है तभी भी, या नहीं स्वीकार करती है तभी भी। यदि नहीं स्वीकार करती है तो जैसे पहले इसमें पेश हुआ था उस प्रकार के प्रारूप में पास माना जाएगा, और यदि संशोधन के साथ स्वीकार करती है लोकसभा तो संशोधन के बाद वाला जो विधेयक हो जाता है उस प्रकार के विधेयक वो पास माना जाएगा। यदि 14 दिन के अंदर राज्यसभा नहीं भेजती है अपना विधेयक तो भी ये दोनों सदनों द्वारा पारित मान लिया जाता है। ठीक, तो इतना हम लोग समझ गए। फिर उसके बाद क्या होता है कि यह विधेयक जो होता है
यहां से हो जाता है, उसके बाद यहां से पारित होकर राष्ट्रपति के पास फिर से जाता है, और राष्ट्रपति इस विधेयक में, राष्ट्रपति के पास धन विधेयक में पुनर्विचार, जो हम लोग पढ़े थे कि राष्ट्रपति या तो विधेयक को रोक लेता है, या तो उस पर हस्ताक्षर करता है, या तो उसे पुनर्विचार के लिए वापस भेज देता है। तो इस परिस्थिति में क्या होता है कि राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए भेजने की शक्ति नहीं होती है राष्ट्रपति के पास, और वो दो चीज कर सकता है, या तो उसे रोक सकता है या तो उसे पास कर सकता है। तो अमूमन मैं पहले ही बताया कि राष्ट्रपति की सिफारिश से गया, तो रोकने का सवाल बहुत रेयर केस में उत्पन्न होगा, और इस परिस्थिति में ये राष्ट्रपति इसको सिग्नेचर करने के लिए लगभग बाध्य होता है। ठीक, तो इस प्रकार से एक धन विधेयक जो है उसकी पूरी प्रक्रिया पास हो जाती है। इसमें देखिए धन विधेयक की प्रक्रिया को हम लोगों ने अच्छे से समझ लिया। अब थोड़ा वित्त विधेयक की प्रक्रिया को भी समझ लेते हैं कि इसमें क्या डिफरेंस होता है इसके प्रक्रिया में। वित्त विधेयक की प्रक्रिया देखिए, जिस प्रकार से मैं बताया हूं कि वित्त विधेयक में धन विधेयक भी शामिल होता है, तो धन विधेयक को छोड़ के भाई वित्त विधेयक, धन विधेयक भी तो एक प्रकार से वित्त विधेयक ही है, लेकिन जो धन विधेयक है उसका अलग से एक अनुच्छेद दे दिया गया आर्टिकल 110, तो उसको छोड़ के जितने भी वित्त विधेयक हैं उस विधेयक के बारे में हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, वो वित्त विधेयक से संबंधित प्रक्रिया को हम लोग समझेंगे। तो उस प्रक्रिया में समानता क्या होता है कि यह तय भी लोकसभा अध्यक्ष करेगा, फिर यह भी राष्ट्रपति की सिफारिश से ही आएगा। क्या आएगा? सदन में राष्ट्रपति के सिफारिश से ही आएगा, और यह केवल लोकसभा में ही पुनर्स्थापित किया जा सकता है, यानी लोकसभा में ही पहले पेश होगा। जिस प्रकार से हमारा धन विधेयक होता था कि राष्ट्रपति की सहमति के सिफारिश से ही लोकसभा में पेश होता था, उसी प्रकार से यह वित्त विधेयक भी राष्ट्रपति की सहमति से पेश होगा और लोकसभा में ही पहले पेश होगा। इसके बाद सारी शक्तियां, ये सारी प्रक्रिया जो साधारण विधेयक में हम लोगों ने पढ़ा था उसी प्रक्रिया से इस पे नियम लागू होगा। बस केवल दो चीजें इसमें समान होती हैं, राष्ट्रपति की सिफारिश से और लोकसभा के में ही पुनर्स्थापित किया जाता है। ठीक, देखिए उसके बाद ये राज्यसभा में भी जाएगा। राज्यसभा ये तो स्वीकार कर सकती है या अस्वीकार कर सकती है। फिर दोनों में गतिरोध की स्थिति उत्पन्न में संयुक्त बैठक भी बुला के इसको वोटिंग करा के इसको पास किया जा सकता है या अस्वीकार किया जा सकता है। ठीक, तो वित्त विधेयक और धन विधेयक में इतना ही अंतर होता है। एक बार हम लोग साधारण विधेयक और धन विधेयक के बारे में अंतर को देख लेते हैं। साधारण विधेयक विधेयक को इंग्लिश में बिल कहा जाता है, तो इतना आप लोग समझिएगा। देखिए क्रमशः इसके अंतर को समझते चलेंगे। पहला अंतर इसको समझेंगे कि यह लोकसभा या राज्यसभा दोनों सदनों में से कहीं भी इसको पेश किया जा सकता है। सबसे पहले पुनर्स्थापित एक शब्द है, तो वो शब्द यहाँ पे पुनर्स्थापित किया जा सकता है। लेकिन धन विधेयक केवल कहाँ पुनर्स्थापित किया जाएगा? केवल लोकसभा में पुनर्स्थापित किया जाएगा। ठीक, यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर। यह किसी मंत्री या कोई अन्य सदस्य द्वारा, मिनिस्टर या कोई अन्य सदस्य द्वारा पेश किया जा सकता है, यानी कोई सरकारी विधेयक या गैर सरकारी हो सकता है, लेकिन इसमें केवल सरकारी विधेयक होता है, केवल मिनिस्टर ही इसको पेश कर सकता है। तीसरा जो है इसका,
यह बिना जो प्रेसिडेंट है उसकी संतुति के ही स्थापित होता है इसमें, ठीक। पुनर्स्थापित इसमें कब होगा कि राष्ट्रपति की इसमें परमिशन की आवश्यकता नहीं होती, उसकी सिफारिश से के बिना भी यह स्थापित होता ही है। लेकिन इसमें क्या होता है कि राष्ट्रपति की सिफारिश के बाद ही पेश होगा ये, ठीक। चौथा इसका कि इसे राज्यसभा द्वारा संशोधित या स्वीकृत किया जा सकता है। साधारण विधेयक में मैं पहले भी बताया था कि लोकसभा और राज्यसभा को समान शक्तियां प्राप्त होती हैं, तो राज्यसभा इसे स्वीकृत, संशोधित या अस्वीकृत कर सकता है। इसमें तो राज्यसभा की स्वीकृति ही केवल रहेगी, इसमें ये संशोधित या अस्वीकृत उसको नहीं कर सकता। वो लोकसभा में पास हो गया यानी कि वो पास हो गया। देरी किस बात रहेगी, देरी रहेगी तो 14 दिन की देरी रहेगी केवल, ठीक। तो इसे राज्यसभा नहीं रोक सकता। पांचवा में ये भी पॉइंट लिख लीजिए कि इसे केवल 14 दिन के लिए रोक सकती है राज्यसभा, या 6 महीने तक राज्यसभा में रुक सकता है। इसे राज्यसभा में भेजने के लिए लोकसभा अध्यक्ष के प्रमाणन की आवश्यकता नहीं होती है। लोकसभा स्पीकर, एलएस लिख दे रहा हूं, लोकसभा स्पीकर के प्रमाणन की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन इसमें जो धन विधेयक है इसमें प्रमाणन की आवश्यकता होती है। ये प्रमाणित करेगा कि ये धन विधेयक है तभी पेश होगा या जाएगा। इसमें संयुक्त अधिवेशन, यदि एक में पास हो गया एक में नहीं पास होता है तो इसमें संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है, अधिवेशन, ठीक। लेकिन इसमें संयुक्त अधिवेशन का कोई प्रावधान नहीं है, वो सीधे पास माना जाएगा, तुम रोको ये पास, ठीक। एक चीज दोनों में समानता है। क्या समानता है कि साधारण विधेयक भी यदि लोकसभा में पास नहीं होता है तो सरकार को त्यागपत्र देना पड़ता है। यानी क्यों देना पड़ता है, क्योंकि भाई वो बहुमत में नहीं है, एक नॉर्मल मेजोरिटी में भी नहीं है। और धन विधेयक को भी यदि पास नहीं हो पाता है लोकसभा में, या सरकार यानी पास नहीं करवा पाती है, तो वो भी सरकार को त्यागपत्र देना पड़ता है। क्योंकि साधारण विधेयक पास कराने के लिए उपस्थित मत देने वालों का 1/2+1 चाहिए। तो यदि पूरे सदस्य भी उपस्थित रहेंगे तो आप सरकार बनाए हैं, तो आप बहुमत में हैं तभी सरकार बनाए हैं। तो वोटिंग के दिन तो संख्या कुछ इधर उधर हो गई तो तभी भी आप तो बहुमत में रहेंगे ही, ठीक। इसीलिए व्हिप जारी किया जाता है कि भाई सभी लोग आए वोटिंग वगैरह करें, तो इसका यहाँ पे महत्व होता है। एक चीज और है कि इसे राष्ट्रपति द्वारा पुनर्विचार के लिए लौटाया जा सकता है। जो साधारण विधेयक होता है उसे उसको राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, लेकिन धन विधेयक को नहीं लौटा सकता, ठीक। तो इतना चीजें इसमें दिया गया है। एक आप लोग को चीज में भूल गया था बताने के लिए, एक होता है लेकिन
हमारे दिमाग से उतर गया, मैं इसको बता नहीं पाया। लोक डेम सत्र, बहुत ही छोटा चीज है, बहुत बड़ा चीज नहीं है, उसीलिए छूट गया था, दिमाग से उतर गया था। लोक डेम सत्र क्या होता है कि जब एक सरकार चल रही होती है तो जो आखिरी इसका सत्र होता है, उसके बाद अब चुनाव होने की घोषणा हो जाती है, तो वो आखिरी सत्र ही लोक डेम सत्र कहलाता है। क्या? लोक डेम सत्र कहलाता है, जो आखिरी होगा, आखिरी सत्र। और ऐसे सदस्य जो इस बार सांसद हैं, इसमें ये बैठे हुए हैं लेकिन अगले चुनाव में जीत के नहीं आ पाते हैं, तो वो लोक डेम कहलाते हैं। ठीक, तो ये चीजें, दो चीजें जान लीजिएगा, ये परीक्षा में कहीं पूछ सकता है। ठीक, तो इतना हम लोगों ने समाप्त कर दिया, और बची हुई चीजों को हम लोग अगले क्लास में पढ़ा जाएगा, और उसके बाद हम लोग उच्चतम न्यायालय पे चला जाएगा। ठीक, तो आज केवल इतना ही। ठीक है, धन्यवाद। मन लगा के पढ़िए, और चैनल को मैं लाइक सब्सक्राइब करने के लिए तो नहीं करता हूँ, लेकिन आप लोग स्वेच्छा से भी किया करिए, हमारे अंदर भी थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस बना ही रहेगा। वैसे भी मैं नहीं भी करेंगे तो मैं पढ़ाऊँगा आप लोग को पूरी क्लासें। हमारा उद्देश्य यही है कि ये जो संविधान का एक बेस है वो लोगों तक तो आसानी से पहुँच सके, या जो छात्र असुविधा की दृष्टि असहज महसूस करते हैं संविधान को लेके, वो आसानी से इसको समझ सकें। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।